टारगेट ये है कि जो पावर है इसकी एक्सेसिबिलिटी ये आज हर किसी की हो, हर समय के लिए हो। तो हमने देश में टारगेट रखा है कि 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ये हमारी हो, और उस ओर हमने काफ़ी काम किया है। जैसे अभी सौभाग्य योजना है, उसमें पिछले वर्ष में 2,86,00,000 हाउस होल्ड्स को ये हमने टारगेट पूरा किया है इन घरों को मकान यानी देने का। आज कुल मिलाकर 34 करोड़ हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं उन सबको बहुत इंटीरियर में अगर थोड़ा छोड़ दिया जाए तो प्राय 100% विलेजेस को इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। DDU-GJY ये जो योजना चली, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसमें हमने पिछले वर्षों में 18,374 ऐसे दूर दराज के गांव जहां पावर नहीं थी, इस योजना में विशेष तौर पर उन गांवों के अंदर पावर हमने दी है। जहां तक पावर सप्लाई का विषय है, 2014 के अंदर अगर हिसाब लगाते हैं तो जो रूरल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसके अंदर उस समय ऑन एवरेज 12.5 घंटे और पावर दी जाती थी, जो आज 2025 में मैं कह सकता हूं कि वो 22.6 घंटे ऑन एवरेज पावर सप्लाई की जा रही है। और अगर मैं शहरी इलाकों का हिसाब बताता हूं तो 23.4 घंटे प्रतिदिन ये पावर हम सप्लाई कर रहे हैं, अर्थात ऑलमोस्ट 24/7 ये पावर हम सप्लाई करते हैं। जहाँ तक ट्राइबल और बॉर्डर एरिया है, उसमें भी स्पेशल स्कीम्स बनाई हमने। PM जनमन योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और RDSS के माध्यम से लगभग 10 लाख घरों को स्पेशल अभियान चला करके हमने पावर वहाँ पहुँचाई है, और इस योजना का ट्राइबल एरिया में और बॉर्डर एरिया में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मित्रों, कुछ आंकड़े ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो इस समय जनरेशन है, वो जनरेशन 2014 का और आज का हिसाब बताते हुए साथ में 29-30 का जो टारगेट हमारा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आज से 10 साल पहले अगर मैं फॉसिल पावर अर्थात कोल, गैस, डीजल, ये जो पावर है, इसकी उस समय की जो कैपेसिटी हमारी 168 गीगावाट थी, अर्थात 168 यानी 1,68,000 मेगावाट, ये हमारी कैपेसिटी थी, जो बढ़कर के आज इस पिछले महीने का आंकड़ा जनवरी 2025 का है 245 गीगावाट, यानी 168 से 245 गीगावाट हमारी कैपेसिटी बढ़ी है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि 46% ये हमारी इंक्रीज है। इसी प्रकार अगले वर्ष में ये एडिशन हमारी 15 गीगावाट और होगी, और अगर मैं 2030 का टारगेट आपको बताता हूँ तो 277 गीगावाट ये हो जाएगी, जो आज 245 है, 277 अर्थात 32 गीगावाट इसमें और बढ़ेगी। ये परसेंटेज अगर अगले 5 साल के कहूँगा तो ये परसेंटेज बहुत कम है, और ये कम है तो ये हमारे टारगेट की ओर बढ़ता हुआ कदम है कि इसको हम कम करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। उसी के साथ विपरीत दिशा में RE या जिसको हम कहें नॉन फॉसिल, जिस ओर आज ट्रेंड पूरी दुनिया का बढ़ा है कि हम पोल्यूशन अगर कम करना चाहते हैं, कार्बन एमिशन जो होता है उसको नेट ज़ीरो करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको फॉसिल से नॉन फॉसिल की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें सोलर पावर है, विंड पावर है, और उसमें खास करके न्यूक्लियर पावर का भी हिस्सा एक जुड़ता है। तो इस प्रकार से अगर RE की उपलब्धता जो 2014 में 75 गीगावाट थी, वो इस समय 212 गीगावाट है, अर्थात इसकी जो वृद्धि है वो 181% है, 181%। जो फॉसिल पावर 46 था वो ये 180% है, अर्थात जो ट्रेंड है वो हमारा इसमें स्पष्ट होता है। और इसी प्रकार अगले इस वर्ष में 31 मार्च 2026 तक 42 गीगावाट और इसमें जुड़ेगी, और अगर 2030 तक टारगेट है हमारा 212 से 485 गीगावाट हो जाएगा, अर्थात मोर देन डबल। तो ये RE की तरफ बढ़ते हुआ हमारा कदम है, और इसमें न्यूक्लियर भी जोड़ दिया जाए तो नॉन फॉसिल कुल मिलाकर के हमारा जो टारगेट 2030 तक वो है 500 गीगावाट का, जो आज 220 गीगावाट है, यानी न्यूक्लियर जोड़ करके तो 220 गीगावाट को हम
500 गीगावाट तक ले जाने की अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक आंकड़ा इसके अंदर आपको मैं बताना था। अब इसी के साथ पावर अगर जनरेशन के बाद सबको उपलब्ध करानी है तो उपलब्ध कराने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम ये भी ज़रूरी है। और ट्रांसमिशन सिस्टम के जो पहलू हैं उसके अंदर एक पहलू ये है कि डिमांड कहाँ से ज़्यादा है। वो डिमांड किसी प्रदेश से भी आ सकती है, वो डिमांड किसी इंडस्ट्री से भी आ सकती है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम अपनी ट्रांसमिशन की जो लाइंस है उसको भी बढ़ा रहे हैं। 2013-14 में ये लाइंस कुल मिलाकर 2,91,000 सर्किट किलोमीटर्स ये टोटल लेंथ थी 2014 में, जो अब बढ़ करके 4,91,000 और सर्किट किलोमीटर हो गई है। 2 लाख सर्किट किलोमीटर इसमें पिछले 10 साल में जोड़ा गया है, जो ओरिजिनल 2014 के कंपैरिजन में 69% की वृद्धि है। तो इस हिसाब से पर्याप्त हमने ट्रांसमिशन लाइंस को भी बिछाया है। और ये सब 220 केवीए की लाइन है या इससे ऊपर की, जो उससे छोटी लाइनें हैं जो स्टेट्स अपने आप जिसको मैनेज करती हैं वो इसके अतिरिक्त हैं। अर्थात डोर टू डोर की जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो छोटी लाइनों से जाता है। तो 220 केवीए का ये हमारा जो आंकड़ा है ये मैंने आपके सामने बताया है। यहाँ एक विषय और बताना चाहूँगा कि ट्रांसमिशन की हमें और ज़्यादा आवश्यकता है एज फार एज जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कंसर्न्ड। ट्रांसमिशन की लाइनों का थोड़ा और तेज़ गति हमको करनी है। इस बार का टारगेट हमारा जो साल का हमने तय किया था उसमें हम काफ़ी पीछे हैं। पीछे रहने के कुछ कारण हैं और उसमें एक कंस्ट्रेंट है हमारा लैंड का, कि लैंड के मामले में हमको पब्लिक से, किसानों से लैंड प्रोक्योर करनी पड़ती है। तो उसके अंदर कठिनाई आती है। ROW के विषय जगह जगह चलते हैं, कीमत का विषय खड़ा होता है। उसके अंदर हमने एक बहुत बड़ा प्रयत्न अब कुछ महीने पहले किया है, लगभग शायद 3 महीने, त्यागी जी 200% का, हाँ लगभग 3 महीने पहले एक नोटिफिकेशन निकाला है। कुछ हद तक किसान उससे संतुष्ट हुए हैं। वो नोटिफिकेशन ये है कि पहले ज़मीन का जो सर्कल रेट था उसका 80% हम जो पोल बेस था वो 80% देते थे। उसको बढ़ा करके हमने सर्कल रेट की बजाय उसको कर दिया मार्केट रेट, और मार्केट रेट के साथ उसको कर दिया 200%। तो अच्छी छलांग उसमें लगी है। अब लोगों को जो टावर बेस की ज़मीन देने में आपत्ति नहीं होती है, वो देने के लिए तैयार हैं। ROW जो बीच की ज़मीन है, इन्फ्लुएंस एरिया जिसको कहते हैं, उसका ज़रूर कई जगह पर 30% हम देते हैं तो संतुष्ट हैं। कहीं कहीं मेट्रो सिटीज़ हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, वहाँ ज़मीन थोड़ा महंगी होने के कारण से उन लोगों की आपत्ति रहती है कि ये उनके फ्यूचर जो उनकी स्पेकुलेटेड जो उसकी वैल्यू बनती है उसके हिसाब से कम मानते हैं। इसके लिए नई पॉलिसी बहुत जल्दी हम लेकर के आ रहे हैं ताकि उसमें भी शहरी एरिया में हमको ज़मीन प्रोक्योर करने में ये कठिनाई ना आए। जहाँ तक अपनी पावर को ट्रांसमिट करने का विषय है, उसमें एक प्रधानमंत्री जी ने जो हमको ये विषय सामने रखा है और सारी दुनिया में उसका जो एक मूवमेंट बना है कि 1 नेशन 1 ग्रिड 1 फ्रीक्वेंसी, कि देश भर में पावर कहीं से कहीं भी ले जाई जा सके। इसके लिए दूसरे देशों के साथ भी पावर ग्रिड अपने कनेक्शंस को बढ़ा रहा है। हमारे यहाँ से पावर का लेन देन नेपाल में भी कर रहे हैं, भूटान में भी कर रहे हैं, म्यांमार भी कर रहे हैं, और श्रीलंका के लिए भी हमने अंडर सी ट्रांसमिशन केबल इसके बिछाने का प्रोग्राम हमने बनाया है, जिसके ऊपर उसका प्लानिंग तो हमारी बन गई है। एक और नया प्रोजेक्ट भी हमने जो विचार किया है, यहाँ से दुबई यानी यूएई नहीं, यूएई भी है और सऊदी अरेबिया, हाँ सऊदी अरेबिया, यूएई, उसमें भी समुद्र के अंदर एक सी केबल ये डालने का भी एक प्रोजेक्ट अभी बना है, पाइपलाइन में है, फाइनल होगा। उस पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए का ये खर्च आने वाला है। तो इस प्रकार से दूसरे देशों में भी पावर का चाहे एक्सपोर्ट करना हो चाहे इंपोर्ट करना हो, ये हम कर सकते हैं। तो इसकी भी एक ट्रांसमिशन के साथ जुड़ा विषय ये भी आपको मुझे बताना था। जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन का विषय है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी टोटल जनरेशन जो हमारी है 2013-14 में 1020 बिलियन यूनिट, ये कुल मिलाकर के पावर 13-14 में थी, जो आज बढ़कर के
1739 बिलियन यूनिट हो गई है, जो 72% का इंक्रीज है। और ऐसे ही 2029-30 का जो हमारा अनुमान है कि उस समय तक कितनी सप्लाई हम कर पाएंगे, ये जो जनरेशन होगी उसका जो सप्लाई होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 3081 बिलियन यूनिट ये उस समय तक सप्लाई होगा। ये भी अगेन एक सफिशिएंट जो है इंक्रीज ये इसमें होने वाला है। इसमें एक विषय और जो बताने लायक है कि जो शॉर्टेज है वो शॉर्टेज 2014-15 में 13-14 में 4% से भी ऊपर कुल मिला के शॉर्टेज आंकी जाती थी, जिसके कारण से उस समय टाइमिंग कम करने पड़ते थे और कट लगाने होते थे। लेकिन अब वो जो शॉर्टेज है जनरेशन और सप्लाई में और डिमांड में जो गैप है 0.1% का गैप रह गया सिर्फ। और 0.1% जो गैप है इट्स नॉट ए सच ए गैप कि जिसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में, तो बहुत जल्दी इसको पूरा करके और अब हम सरप्लस एनर्जी स्टेट कंट्री, जो डेफिसिट पावर कंट्री था वो सरप्लस पावर कंट्री, ये अब हम कहलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि देश में हमारी जो कमी है किसी प्रकार की न रहे और हम आगे उसमें अपने कदम बढ़ाते चले जाएं। जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्कॉम्स का अपने आप में कुछ उनकी लायबिलिटीज, उनके लोन्स, डेट्स, ये भी काफ़ी कंट्रोल करने के लिए कोशिश की गई है, क्योंकि जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे तो नई जनरेशन के लिए जो साधन रिसोर्सेज चाहिए उसमें कमी कठिनाई आएगी, फिर उनको बार बार लोन लेना पड़ेगा और इनकी रैंकिंग भी अच्छी नहीं होगी। उसको ठीक करने के लिए हमने कई स्टेप उठाए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में RDSS की सहायता ये दी जा रही है ताकि उनको डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आने वाली कठिनाइयाँ वो दूर हो सकें। RDSS के माध्यम से स्मार्ट मीटर्स ये लगाए जा रहे हैं ताकि स्मार्ट मीटर के माध्यम से ठीक से बिल की जो रिकवरी है वो ठीक से हो सके। लाइन लॉसेज ये कम किए जा रहे हैं ताकि लाइन लॉसेज में भी हमारी जो है वो कमी आ सके। जो लाइन लॉसेज 2013-14 में 25.7% था, वो आज इस समय 16.28 नेशनल लेवल पर। स्टेट्स अलग अलग हैं, कोई स्टेट 7% पर भी आ गई है, कोई स्टेट अभी भी 30, 35, 40% पर भी खड़ी है, लेकिन नेशनल एवरेज वो 16.28% इस समय है। और जो हमारा टारगेट है कि 2029-30 तक हम इसको 10% पर लेकर के आ सकेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में माना जाता है कि 6 से 7% का नॉर्मल लॉस ये सब जगह होता ही होता है, लेकिन फिर भी रूरल एरियाज है उसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ऑन एवरेज 10% अगर आती है हमारी लाइन लॉसेज तो वेल विद इन द कंट्रोल ये लाइन लॉसेज हो जाते हैं। 29-30 तक हम इसको कवर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक डिस्कॉम्स का पावर परचेज के जो लिगेसी ड्यूज थे, कंपनियों की तरफ को देनदारी थी डिस्कॉम्स की, वो भी 1,39,000 करोड़ रुपया थी, लेकिन डिस्कॉम्स ने अपने प्रयत्न करके अरेंज किया, उन्होंने जहाँ से भी फाइनेंस किया, लेकिन आज वो कम होकर के मात्र 20,690 करोड़ रुपये रह गया है, अर्थात उनकी रैंकिंग बढ़ रही है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपनी रैंकिंग को बढ़ा रहे हैं, एक प्रयोजन उसमें से ये आगे किया गया कि वो अपनी लिस्टिंग कराएं। पब्लिक लिस्टिंग में जाकर के उनको फाइनेंसिस को अरेंज करने में भी आसानी होगी, अपने शेयर्स को वो फ्लोट कर सकेंगे। तो लिस्टिंग होने के बाद उन कंपनियों को फाइनेंसिंग में कहीं से दिक्कत नहीं आएगी और पब्लिक को भी जो उनके लाभ होंगे, लाभांश डिविडेंड पब्लिक को भी मिलेगा। इस प्रकार से उस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई यानी जो कॉस्ट आती है उसका भी जो लगातार उस पर कंट्रोल भी रहता है और उसका एक अध्ययन भी किया जाता है। समय के हिसाब से 2013-14 में 5.19 रुपये ये एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई ये कॉस्ट आती थी एक यूनिट की। अभी वो 7.90 रुपये है, 7.09 रुपये है।
और ये आगे 2029-30 तक जैसे फोरकास्ट की जा रही है, अनुमान लगाए जा रहे हैं, ये 8 रुपया 22 पैसे तक हो जाएगी। अकॉर्डिंगली जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई होती है, इसी हिसाब से टैरिफ वो तय किए जाते हैं। तो टैरिफ तय करने में जो स्टेट्स ध्यान रख करके अपना काम करेंगी, फ्री बीज की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगी, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत रहेगी, और जो किन्हीं भी कारणों से इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। हम लगातार उनको आगाह करते हैं कि ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है, एक पावर इज़ ए कमोडिटी जिसकी कॉस्ट होती है, जिसकी कीमत भी वसूलनी होती है। तो एक ट्रेडिंग सिस्टम है, इस हिसाब से इसको डील करना चाहिए। ये कोई फ्री सर्विस की चीज़ नहीं है। जहाँ तक अलग अलग जो पैरामीटर से जो पावर प्रोड्यूस होती है उसका कॉस्टिंग है, वो भी आपकी जानकारी के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा पावर की कॉस्ट आती है वो गैस की आती है, 14 रुपया यूनिट। इसीलिए गैस को एनकरेज नहीं किया जाता। जहाँ कहीं बहुत अनिवार्य होता है, गैस के बिना पावर की सप्लाई और कोई है नहीं, उसी को गैस के ऊपर आधारित होकर के और चलाया जाता है। कुछ प्लांट पहले लगे थे, लेकिन अब नई जनरेशन उसमें गैस की ना के बराबर है, क्योंकि जनरेशन जैसे अलग अलग जनरेशन के जो आंकड़े हैं उसमें गैस की आज जनरेशन 24 गीगावाट है, जो आगे नए इस साल में कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, और 29-30 में भी वही 24 गीगावाट ही रहेगी, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। सेकंड, इसमें अगर कीमत के हिसाब से देखते हैं तो न्यूक्लियर पावर 6 रुपया 70 पैसे है। न्यूक्लियर पावर क्योंकि बहुत अभी कम क्वांटम है, आगे आवश्यकता अगर हमको नॉन फॉसिल में आगे बढ़ना होगा तो न्यूक्लियर पर जाना होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अनुमान किया जा रहा है कि ये कॉस्ट थोड़ा कम भी आएगी, लेकिन अभी 6 रुपये 70 पैसे आ रही है। और इसके बाद कोल 5 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट। इससे पहले हाइड्रो ये 6 रुपया यूनिट, इसकी कॉस्ट भी आ रही है, तो 6 रुपया 5.5 रुपया। सोलर और विंड इसकी कॉस्ट कम पड़ती है, विंड है 3 रुपया 25 पैसे, सोलर है 2 रुपया 60 पैसे। लेकिन इसको चूँकि हम 24 आवर सप्लाई ले नहीं सकते, तो इसको स्टोरेज करके ही आगे 24 आवर सप्लाई किया जा सकता है। तो स्टोरेज की कॉस्ट इसमें अलग जुड़ती है, और स्टोरेज की कॉस्ट है 3 रुपये 50 पैसे यूनिट। तो अगर हम 2 रुपया 60 पैसे और 3 रुपये 50 पैसे जोड़ते हैं तो ये अगेन 6 रुपया 10 पैसे हो जाती है। और विंड और हम स्टोरेज जोड़ते हैं तो ये 6 रुपया 75 पैसे हो जाती है। तो मोर और लेस 6 रुपये के इर्द गिर्द ये सबकी अलग अलग कॉस्ट आ रही है। आरटीसी क्या है? राउंड द क्लॉक। हाँ, राउंड द क्लॉक पावर, यानी वही जो मैंने बताया कि अगर सबको मिक्स करके और राउंड द क्लॉक का पावर सोलर को अथवा विंड को स्टोरेज को इकट्ठे यूनिट लगते हैं, तो वो थोड़ा सा एक ही स्थान पर लगने से वो राउंड द क्लॉक वाले 5 रुपये 50 पैसे का कोट ये सब कर रहे हैं। एक विषय इसमें आता है ब्लेंडिंग, अर्थात कोयले में हम जो डोमेस्टिक कोल है उसके अंदर बायोमास का जो कोल है, पैलेट्स हैं जो खास करके पराली से बनते हैं अथवा और किसी वेस्ट मटेरियल से बनते हैं, उसकी कंडीशन मिनिमम 5% हर ऐसे थर्मल प्लांट के ऊपर उस ब्लेंडिंग को करके ही अपना बनाएंगे, 5% अनिवार्य है। और टारगेट अभी अगले इसी वर्ष में 7% का विचार हमने किया है कि 1 अप्रैल 2025 से इसको 7% कर देंगे, ताकि बायोमास का जो बना हुआ पैलेट है उसका उपयोग ज़्यादा हो सके और वहाँ उस इंडस्ट्री को लाभ हो सके, जिससे पराली जलाना ये करना वो करना उसमें से थोड़ा आसानी हो सके। जहाँ तक कोल की ब्लेंडिंग है, सामान्य डोमेस्टिक कोल में आवश्यकता पड़ने पर इंपोर्टेड कोल की ब्लेंडिंग, इसकी भी पहले एक लिमिट रखी जाती थी, लेकिन अब चूँकि डोमेस्टिक कोल की मात्रा हमारे पास पर्याप्त है, इसलिए उस कंडीशन को अब लागू नहीं किया गया। लेकिन आज जो है कोई मैंडेट नहीं है, तो भी विद इन 1% और सो जो ऑन एवरेज है वो इंपोर्टेड कोल उसमें लग पाता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा वो भी पड़ती नहीं है। इसलिए उस विषय से भी हम बाहर आ गए हैं।
पावर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये भी हमने इस एरिया को ओपन किया हुआ है। ओपन तो बहुत पहले से है, लेकिन पहले जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की स्थिति है 2013-14 में अगर देखते हैं तो जो नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 3200 मेगा यूनिट 32-67 मिलियन यूनिट 3267 मिलियन यूनिट ये हम इंपोर्ट करते थे, और उसमें इंपोर्ट मेनली था भूटान से। नेपाल को थोड़ा एक्सपोर्ट करते थे, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन भूटान से हम इंपोर्ट करते रहे। उस समय भी इंपोर्ट करते थे, आज भी इंपोर्ट करते हैं। बाकी सभी कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करते हैं। और आज अगर नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हिसाब अगर 23-24 का है तो हम 4700 मिलियन यूनिट एक्सपोर्ट करते हैं। उस समय नेट इंपोर्ट करते थे 13-14 में 3266 मिलियन यूनिट, आज 4700 यूनिट हम एक्सपोर्ट करते हैं। अर्थात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कुल मिलाकर के 8000 मिलियन यूनिट का हमारी वृद्धि हुई है जो एक्सपोर्ट करने लगे हैं। और इसकी अगर कॉस्ट देखी जाए आज के एक्सपोर्ट की, लगभग 26,000 करोड़ रुपए का हम जो पावर है ये एक्सपोर्ट आज हम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटरिंग का जैसे मैंने बताया, स्मार्ट मीटरिंग में अभी तक 2,13,00,000 स्मार्ट मीटर्स को इंस्टॉल किया जा चुका है। लेकिन टारगेट हमारा बड़ा है। थोड़ा इसमें पिछले समय एक आम जनता में स्वभाव ना होने के कारण से कि स्मार्ट मीटर लगेंगे तो फिर मालूम नहीं कि कितना बिल आ जाएगा और ये अपने आप उसमें से काट लेंगे, अपने आप उसको कट मार देंगे, तो थोड़ा एक बना हुआ है, हिचक बनी हुई है। उसमें थोड़ा प्रमोशनल कार्यक्रम भी हमने शुरू किया है कि अभी स्मार्ट मीटर के साथ साथ प्रीपेड मीटर की व्यवस्था की है कि जो प्रीपेड मीटर पर आएगा वो स्टेट्स उसको 1% से लेकर 5% तक रिबेट देने की ऑफर भी करेंगे। हरियाणा इज द हाईएस्ट रिबेट गिविंग स्टेट, 5% उन्होंने किया है, और कहीं 1% भी है, 2% भी है। लेकिन उसमें एक इंसेंटिव मिलता है कि जो प्रीपेड मीटर पर आएगा उसको एक बार एडवांस पैसा देना, बाद में तो लगातार वही एडवांस चलता रहेगा, और उसका 5% महीने का अगर होता है तो 60% उसके ऊपर रेवेन्यू मिल सकता है उस इनिशियल 1000-2000 अमाउंट जो उसको एडवांस पे करना है। और ये अपने आप में इतना ज़्यादा है कि अगर लोगों को थोड़ा समझ में आए तो सारे इसमें एडवांस में सब इसमें लगेंगे। तो भी हमारी जो कैपेसिटी है जो मैन्युफैक्चरर्स की वो 20 करोड़ स्मार्ट मीटर्स की है। अभी इंस्टॉलेशन का जो एवरेज चल रहा है वो 3 करोड़ मीटर पर एनम चल रहा है, लेकिन इसको हम और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 3-4 साल के अंदर 20 करोड़ सब लग जाए। अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। इसमें हम इंसेंटिव भी देते हैं। स्पेशल कैटेगरीज की जो स्टेट्स हैं, हिली एरियाज हैं, उनको 1350 रुपया प्रति मीटर, और जो सामान्य स्टेट्स हैं प्लेन एरियाज में 900 रुपया प्रति मीटर, ये हम उनको रिबेट भी देते हैं। पावर मार्केट, पावर को पीपीए के द्वारा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किए जाए तो ये विषय है, लेकिन बहुत बार सरप्लस पावर कुछ जनरेटर्स के पास बचती है, या कभी कभी अकस्मात आवश्यकता स्टेट्स को पड़ती है, किसी इंस्टीट्यूशन को पड़ती है, तो उसके लिए एक मार्केट का भी प्रचलन है कि ओपन एक्सेस में जाकर के पावर बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव रेट्स पर 24/7 ये पावर खरीदी बेची जा सकती है। पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए जैसा मैंने बताया कि लिस्टिंग ऑफ स्टेट पावर यूटिलिटीज तो है ही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 3 साल पीपीए प्रोजेक्ट ये पाइपलाइन के अंदर भी हैं, जो आगे जैसे जैसे ये पावर प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ते हैं तो उनका पीपीए होगा, यानी उनका क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उनके जो एग्रीमेंट हैं वो सब हो जाएंगे। इसके अंदर ट्रांसमिशन सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए। उसके अंदर 9,15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ये बताई गई है। तो बहुत से लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन सिस्टम में भी आने के लिए अपने आप को ऑफर किया है।
कंज्यूमर फ्रेंडली पॉलिसीज भी बना करके बताई गई हैं, खास करके नए कनेक्शन में। मेट्रो सिटीज में नया कनेक्शन अप्लाई करने के 3 दिन के अंदर अंदर मिले, इसका प्रावधान किया है। जो अर्बन एरिया बाकी बचता है उसमें 7 दिन, रूरल एरिया में 15 दिन, ताकि किसी को पावर का कनेक्शन इससे भी पहले मिल सकता है, लेकिन कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की लगाने की आवश्यकता होती है, तो इतना समय लगा करके वो पावर कनेक्शन देने की बाध्यता ये डिस्कॉम्स पर की गई है। हमारा देश आगे बढ़े, विकसित भारत 2047, और जिसके अंदर हर दृष्टि से विकास करना ये हमारी आवश्यकता है। आज की इकोनॉमी हमारी 3.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। जो हमारा टारगेट 28-29 में 5 ट्रिलियन डॉलर का ये जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है, उसको तभी संभव है जब हम हर दृष्टि से प्रोग्रेस करते हैं। उस प्रोग्रेस में पावर की कंजम्पशन भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन एक बड़ा विषय ये है कि हम रिसर्च को, विंग को मजबूत करके उस पावर को प्रोपोर्शनेटली, जितना प्रोडक्शन बढ़ती है उस प्रोपोर्शन में पावर की लागत कम हो, उसके लिए एनर्जी एफिशिएंसी कि नई टेक्नोलॉजी से हम अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे पावर को यूज़ करने वाले अप्लायंसेज हैं, खास करके जैसे अभी आज भी एक कॉन्फ्रेंस यहाँ चल रही है 2 दिन की एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर के, कि कैसे हम सेम प्रोडक्ट को तैयार करते समय जो पावर पहले लगती है उसकी रिडक्शन कैसे हो। तो उसके अंदर भी काम चल रहा है, और उसके अंदर बहुत जल्दी कुछ नई पॉलिसीज भी ये आपके माध्यम से जनता को हम बताएंगे। उसमें अगर उदाहरण देना हो तो कभी इनकैंडेसेंट बल्ब्स ये जो होते थे, 100 वाट का बल्ब एक कमरे में लाइट देता था। आज वहीं 100 वाट के बल्ब की जगह एलईडी जो बल्ब है वो 9 वाट का उतनी ही रोशनी देता है जितनी 100 वाट का एक बल्ब देता था। तो इतना अंतर, 10% पावर में ही वो रोशनी हमको मिल रही है। तो इसी आधार पर बाकी अप्लायंसेज में भी इस चीज़ को किया जा रहा है। बिल्डिंग कोड्स भी ये नए बनाए जा रहे हैं, ताकि जो बिल्डिंग की एनर्जी एफिशिएंसी ये कैसी बढ़ाई जाए कि उस बिल्डिंग में कम पावर से हम हर प्रकार की सुख सुविधा वो नागरिक को कैसे दे सकते हैं। अपने देश में पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसके अंदर चाहे सोलर पीवी सेल्स हों, ईवी बैटरीज हों, विंड टर्बाइन्स हों, हाई वोल्टेज इक्विपमेंट हो, ग्रिड स्केल बैटरीज हों, ये सब हमारी इंडस्ट्री ने इसको बहुत तेज़ गति से बनाना शुरू किया है, ताकि अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते हुए इन चीज़ों को एक्सपोर्ट के लायक भी बनाया जा सके। और इस सारे के लिए हमारा जो रिसर्च और डेवलपमेंट का जो सिस्टम है, R&D सेंटर्स, उसको भी मजबूती दी जा रही है। बहुत जल्दी अपने देश की इंडिपेंडेंट कार्बन मार्केट ये भी लॉन्च करने वाले हैं, संभवतः मिड ऑफ 26 ये हम इसको लॉन्च करने की स्थिति में आ रहे हैं, जिसमें जो फॉसिल फ्यूल को अथवा फॉसिल पावर को यूज़ करेगा उसको कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे, और जो नॉन फॉसिल्स की पावर को यूज़ करेगा उसके पास कार्बन क्रेडिट होंगे, वो मार्केट में अपनी बेच सकता है। तो ऐसे कार्बन क्रेडिट्स को सेल और परचेज जो अभी अपने देश में नहीं है वो 2026 में आएगा, और उसके माध्यम से हमारी इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। क्योंकि दुनिया में बहुत देश ऐसे हैं जिन्होंने ये तय किया है कि कुछ समय के बाद वो केवल नॉन फॉसिल पावर से बनाए हुए प्रोडक्ट ही अपने यहाँ इंपोर्ट करेंगे, अर्थात हमारे यहाँ से वही एक्सपोर्ट हो पाएंगे। इसलिए इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है इस चीज़ की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉन फॉसिल पावर के ऊपर हम जाएँ, फॉसिल पावर को हम कम करें, और ये एक इंडस्ट्री के लिए भी कंपटीशन होगा सेल परचेज का, तो कार्बन मार्केट उसके लिए तैयार हम कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि पावर यानी सोलर और विंड पावर, ये जब तक 24 आवर सप्लाई इसको करने के लिए स्टोरेज नहीं की जाएगी, तो स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स भी, चाहे वो पीएसपी यानी पंप स्टोरेज है अथवा बैटरी स्टोरेज है, दोनों स्टोरेज के प्रकार इसको भी बड़ी मात्रा में यहाँ लगाया जा रहा है। जहाँ तक एनर्जी एफिशिएंसी का विषय है, उसमें ट्रांसपोर्ट में ईवी व्हीकल्स इसका अपना एक योगदान है। ईवी व्हीकल्स को ईवी चार्जिंग स्टेशन इनकी आवश्यकता है। तो देश भर में 2030 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशंस ये तैयार हो करके
और जनता को मिल सकें। अभी शायद 30,000 के आसपास हैं। 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशंस ये हमारे बन करके 2023 तक हम दे सकें। तो इस प्रकार का एक ब्रॉडर व्यू, पावर सेक्टर किस प्रकार से आगे बढ़ा है और किस प्रकार से आगे ये बढ़ेगा और कैसे हम इसको आगे बढ़ाते हुए 2047 तक अपने देश को विकसित भारत बना सकें, ऐसे कुछ इश्यूज आपके सामने मैंने रखे हैं। फिर भी इस विषय की कोई सीमा नहीं है, स्काई इज द लिमिट। जो आपके मन में कुछ विचार आ रहे होंगे तो आप साझा कर सकते हैं, अपने कुछ सुझाव दे सकते हैं, अपनी कोई शिकायत कर सकते हैं, अपना कोई शंका हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं।